नमस्कार। सभी से हम तो परिचित हो चुके हैं, आपस में हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो अभी हम मुख्य विषय पर आ जाते हैं। विषय हमारा आज का जो है वैदिक कृषि पंचांग है। और वैदिक कृषि पंचांग को हम दैनिक कृषि कार्य में कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका आधार क्या है और उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, ये हम अभी से अगले 5 दिनों में, 5 जून तक हम अलग अलग सेशन में, अलग अलग सत्र में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप साथ साथ अपने पॉइंट्स भी नोट करते रहिए। जहाँ पे भी आपको कोई किसी विषय पर, किसी बिंदु पर विस्तार में समझना है, तो हर दिन तीसरा सेशन जो है वो चर्चा का रहेगा। वहाँ पे प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे, उसमें हम विस्तार में उस बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरी तरीके से उसको विस्तार में समझ सकें। हम आज ये विषय को ले रहे हैं। इसमें शुरू में काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो हमने सबने स्कूल में पढ़ा है। छठवीं, सातवीं, आठवीं कक्षा में भूगोल में हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। और उस समय हमने पढ़ा है और उसके ऊपर परीक्षा भी दी है। परीक्षा में उत्तम हमारे रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन शायद हम उस चीज को समझ नहीं पाए कि हम हमको वो विषय क्यों पढ़ाया जाता था और उसका हमारे जीवन में उसका उपयोग क्या है। तो आज हमको लगता है कि हम उस उपयोग को कर सकेंगे जब इसको फिर से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व को अगर हम देखें तो ये गोलाकार है। लेकिन इसको अगर हम एक इस तरीके से खोल के देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है वो बीच का जो भाग है वो विषुवत रेखा के आसपास का भाग, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पे मुख्यतः 2 ऋतुएं होती हैं। और हमारा देश भारतवर्ष भी, यहाँ पे अगर हम देखें तो भारतवर्ष का आधा हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय है। दक्षिण भारत पूरा ही, और कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। और उसको अगर दक्षिण में अगर हम देखें तो अफ्रीका का कुछ भाग है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको वाला भाग है। और दक्षिण अमेरिका का ब्राजील वाला भाग कह सकते हैं। ब्राजील जो उत्तरी भाग में जो देश हैं वो सारे हैं। ये उष्णकटिबंधीय है। इसके बारे में भी हम विस्तार में समझेंगे कि कृषि में उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है। इसके बाद ये जो भाग है ये अ, उत्तर की तरफ कर्क रेखा और दक्षिण की तरफ मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत में अहमदाबाद के ऊपर से गया हुआ है, अहमदाबाद नागपुर के ऊपर से गया है। मैं अभी अहमदाबाद में ही बैठा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बैठा हूँ मैं। और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कह सकते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच में का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और हमारे जो ऋतु बदलते हैं वो सूर्य के इन दो रेखाओं के बीच में जो भ्रमण होते हैं उसी से हमारे ऋतु बदलते हैं। हम आगे उसको भी समझेंगे कैसे बदलते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इन दो रेखाओं के उत्तर में और दक्षिण में अगर जाएं, उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा के दक्षिण में अगर जाएं तो वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। सॉरी, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, जिसको हम टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये शीत प्रधान प्रदेश होते हैं। तो वहाँ पे ऋतुएं अलग तरीके से होती है, कृषि अलग तरीके से होती है, मौसम अलग होता है, फसल का जो समय होता है वो अलग होता है। वहाँ पे मुख्यतः एक ही फसल का समय होता है। जैसे उष्णकटिबंधीय में 3 फसल होते हैं,
अभी वर्षा ऋतु में जो है खरीफ की फसल होती है, उसके बाद रबी की फसल होती है, और बाद में जायद की फसल होती है, या जहाँ पे इसको गर्मी में भी कुछ फसलें जहाँ पे ली जाती हैं। लेकिन इन सब भागों में जो शीत प्रधान प्रदेश है, वहाँ पे एक ही सीजन होता है कृषि के लिए, और वो लंबा सीजन होता है, 6 7 8 महीने का होता है। उसके बाद अगर हम और उत्तर में जाते हैं या और दक्षिण में जाते हैं, तो आर्कटिक क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पे अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, या पोलर क्लाइमेट होता है, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे दिन और रात जो है वो बहुत लंबे होते हैं। वहाँ पे ऋतुएं बदलती नहीं है, केवल समय जो है वो, मौसम जो है वो दिन और रात के हिसाब से बदलता है, लेकिन वो पूरा बर्फ के नीचे ही रहता है। तो इस प्रकार निरंतर हो रहे तापमान में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन एवं जल की आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और अंदर में रखो ना। में गिरावट आ रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आजकल पूरे चलो दुनिया में आगे। किसी की आवाज आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने माइक को म्यूट रखें, सभी सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मेरा ही माइक केवल ऑन रहना चाहिए, बाकी सभी का म्यूट कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, कि पर्यावरण में गर्मी आ रही है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है, ये विषय बहुत विस्तार में है, लेकिन इसको संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण केवल पृथ्वी के अंदर, हमारे पर्यावरण के अंदर जो कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे ये कहा जाता है कि भाई कार्बन गैस बढ़ रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज से गर्मी आ रही है, और अलग अलग बातें। ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मांड के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, जो विभिन्न ब्रह्मांड में जो पिंड है, उनके अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो उनके अंदर जो इम्बैलेंस डिसबैलेंस उनके अंदर जो होता है, उसके वजह से बहुत सारी कार्य, बहुत सारे घटनाएं होती हैं, और उसी में ये भी है। इसका उदाहरण मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि आज से करोड़ों वर्ष पहले आइस एज था, जब जो उत्तरी अक्षांशीय प्रदेश है, जहाँ पे, यहाँ पे जो मध्य अक्षांशीय प्रदेश, जो यूरोप की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, या उत्तरी अमेरिका की बात करें, कनाडा वगैरह की बात करें, उन सब प्रदेश में बहुत सारे स्थानों में जो अभी आर्कटिक क्षेत्र में जैसा है, बर्फ के नीचे है, वो वहां पे भी था, जहाँ पे आइस एज के समय करोड़ों वर्ष पहले। और वो बर्फ पिघला, उस समय कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई एग्जॉस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन तो ये परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन ब्रह्मांड में प्रकृति का नियम है, और ये बहुत लंबे समय के अवधि में होता है। हम इसको बहुत थोड़े से समय में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है। ऐसा नहीं है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका जो रूप है, इसका जो प्रारूप है, वो पृथ्वी से बाहर भी है। हमें ये थोड़ा सा जानना समझना जरूरी है। हम और थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो इसमें हमने पृथ्वी को दो चित्रों में दिखाने का कोशिश किया है। इसमें एक चित्र में जो है इक्वेटर है, मतलब विषुवत रेखा है, और उसके दक्षिण में एक रेखा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में पहला रेखा जो है वो मकर रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में जो पहला रेखा है, ये कर्क रेखा है। और इस तरीके से रेखाएं हैं जो पृथ्वी में चारों तरफ समानांतर रेखाएं हैं, और ये अक्षांश हैं, इनको हम अक्षांश कहते हैं। और इसी प्रकार ध्रुवों के बीच में जब हम ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी को समझने के लिए, और पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्थानों को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, उसका जो ग्रिड बनता है, उसकी जो जाली बनती है, उसके अनुसार हमारे मैप में, हमारे नक्शे में हम देखते हैं किसी स्थान को देखने के लिए, समझने के लिए, और निर्धारित करने के लिए। तो ये गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध अगर देशांतर की बात करें,
और अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश की बात करें इस तरीके से, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को जो काल्पनिक रेखा जो ये माना गया है, वो एक रेखा जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड में है, उसके ऊपर से ध्रुवों के दोनों ध्रुवों के बीच में दोनों तरफ से एक रेखा खींची गई है। इसमें एक तरफ ग्रीनविच मीन टाइम जो की रेखा है, और दूसरी तरफ जापान और इसके बीच में रशिया के बीच में रेखा है। तो जिसलिए सबसे पहले सूरज उगता है, दिन निकलता है, तारीख या दिनांक का परिवर्तन होता है जापान में। तो ये रेखा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। यूरोप और जापान पृथ्वी के विपरीत दिशा में, जैसे हमारे भारत से अमेरिका बिल्कुल विपरीत दिशा में, इस तरीके से। तो पृथ्वी जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, ये हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है। इसका क्या कारण होता है, इससे ऋतुएं बदलती हैं, ये सब हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने इसको और थोड़ा विस्तार में समझने का कोशिश किया। अक्षांश को है जो है 20 डिग्री में विभाजित किया गया, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। और रंगों के आधार पर इसको जो हमने पीछे जो बताया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट या जो टेम्परेट क्लाइमेट, उसको किस तरीके से कौन सा क्षेत्र आता है, वो अक्षांश के आधार पर भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर सकते हैं कि 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, इसके बीच का जो भाग है वो ट्रॉपिकल है, या ध्रुवीय, ये मध्य भाग जो है ये है। और इसके बाद 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो भाग है ये सब ट्रॉपिकल है, ऐसा मान के चलते हैं। जहाँ पे अगर दक्षिण की तरफ 20 डिग्री से के पास से अगर देखें तो ज्यादातर ट्रॉपिकल है, और उत्तर में अगर हम जाएंगे तो टेम्परेट की तरफ है, बदलता है। हमारा